गाइस, आज हम पढ़ेंगे दुलाई वाली, जो कि नीट की सिलेबस में यूनिट 7 में फर्स्ट ही कहानी है। तो दुलाई वाली जिसके लेखक है राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी दुलाई वाली। ठीक है। सो इसका प्रकाशन है वो हुआ था 1907 में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये हमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि याद करने रहेंगे, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में लिए गए मजाक की सरस कहानी है ये। किसके द्वारा? नवल किशोर के द्वारा। किसके साथ? वंशीधर के और रेल में। ठीक है, ओके। फिर कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होता है, कहानी का अंत इलाहाबाद शहर से होता है। मनोरंजन प्रधान कहानी है, मनोरंजन प्रधान है। आरंभ कहाँ से होता है? काशी से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहानी का अंत इलाहाबाद से। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन किए जाते हैं तो आपको ये याद करना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके जो पात्र हैं, पात्रों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। वंशीधर, नवल किशोर जो कि दुलाई वाली है, जानकी देई जो वंशीधर की पत्नी है, सीता, इसकी उम्र कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आप याद कर लीजिएगा, जानकी की बहन है, उम्र है उसकी 10 वर्ष। ठीक है, हम यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप एक एक पॉइंट को नोटबुक में नोट डाउन करती जाइएगा या फिर है ना इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ताकि अगर दोबारा से ये वीडियो देखनी ना पड़े और आप नोट्स से ही अपना काम चला सके। तो नोट्स भी ऐसे बनाने ताकि एक झलक देखते ही आपको सब कुछ रिमाइंडर हो जाए। ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। काशी जी के दशाश्वमेघ घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी प्रज्ञता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। ठीक है। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुंगनी की एक पुड़िया थी। ठीक है। फिर उस समय दिन के 11 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 11। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य को वासोपयोगी थे। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी थी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या कहता कहता? सीता सीता। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, अब लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकता है? ऐसे ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना ही नहीं होगा। ये क्या है कि आप ये लाइन याद कर लीजिए या फिर किसी चीज़ में लिख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है एग्ज़ाम में पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो आप इन पंक्तियों को याद कीजिएगा। ठीक है, ओके। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट लाइन। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो कलकत्ता। ठीक है। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ लेके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू लेके आ रहे हैं। कहाँ से? आगरे से। जो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद जाएंगे। किसके साथ? मुगल सराय। ठीक है। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला था, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी बांध बूंद कर घंटे भर से खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। जब हम तुम्हें विदा कराने आए हैं ही हैं तो तब कल के बदले आज ही सही। ठीक है, इम्पोर्टेंट।
इस बात को सुनकर, हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली। अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? उनकी हंसी से और किससे, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर ही गई। इम्पोर्टेंट लाइन है। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उतनी हंसी बहुत बुरी लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुलाकर तैयार हो जाना। मतलब विदाई के टाइम दुल्हन रोने लगती है, तो वो सीन के बारे में बताया है। इतना सुनते ही जानकी देही को आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी छड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद में के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के। एक मिनट। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है और दोनों की गहरी मित्रता है। दोनों की एक जान दो कालिब हैं। उस दिन बंसीधर को जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा में सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। जब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने पर काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? कहावत याद रखनी है ये। एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बात करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले नहीं तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। मेन इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया मांगा है, ठीक है। ओके। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब थे इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यह कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। कहाँ पहुँचते पहुँचते? सिकरौल, ठीक है।
दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बजाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। बंगालियों से भी बढ़ गए हैं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना। वे देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा बाहें टेढ़ी करते बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो दर्जेगा। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं ड्योणे दर्जे का टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर उसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर की राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से दूसरे छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को टहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लगी और आप न आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। यह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योणे का था, पर ड्योणे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। कहाँ बैठना पड़ा? तीसरे दर्जे में, ठीक है। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्रियां थीं। यहाँ पे कुल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। कहाँ पहुंची? मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुलझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म से उतरे और पानी के बम्बे में हाथ मुंह धोकर एक खोजे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई, पर तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योणे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़े थे, अधिक सभ्य। ये पैराग्राफ कुछ खास नहीं है, हम नीचे की लाइन देख लेते हैं।
जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। इसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से पढ़ते हैं अपना। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म भी न थी, प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी। केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देख लो रोवल करथाइन। उनकी ही लैंग्वेज में ये बात हो रही है। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई, मतलब दूसरी गाड़ी में बैठे होंगे। पहली, दूर बौरही, इन जनानी गाड़ी थेड़े है, जनानी गाड़ी थोड़ी है ये। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्ज़ापुरा चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पुछलियाँ ना, हम कहाँ उतरबू हो? आई इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्या बोला है? इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया? पहली, अरे नहीं, जनलू पयाग जी, यही मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे ना जानित। ये उनकी कन्वर्जेशन है, बात कर रही हैं, ठीक है। पहली वाली ने कहा, आवे जाए कि तो सब आइए जाता पटले पाटेन। अपनी लैंग्वेज में कुछ बात कर रही हैं ये, ठीक है। और ये पूछ रही हैं उससे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ बैठी थी, तुम्हारे साथ में कौन था। आपस में ही कुछ बात कर रही हैं, उससे भी क्वेश्चन कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, ठीक है। दूसरी, एक ऐसे दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संगे रही, उसके साथ में कोई और भी थी। दखौने सिटनिया पर उकर मलिकवा उतरे से ही जुड़तई है गड़िया खुली। अब भैया उंगरा फाट नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया खड़ी कर। भला गड़ियाद हिनाती काहे के खड़ी होए। पहली, ए मेहरुबा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लावे से रेलियो कहीं, मतलब उनके चिल्लाने से थोड़ी रेल खड़ी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले पाए ना नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले न, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहेल तो मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब ये उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। जो कि वो सही सोच रहा था। आगे देखते हैं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा, ठीक है। बंसीधर की इन बातों से इन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली।
हाँ, यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचे कहिए केहू से कुछ नहीं कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज़ भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय पे कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री को फारसीसी छींट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। देखने में तो सॉरी ये लाइन। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो उसकी दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। कहाँ से छूटी? अब नैनी से छूटी। स्टेशन के नाम नोट डाउन करते रहिएगा। अब साथ ही कि उन अशिक्षा स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए हो, जो बिना टिकट के आवत को सजा होती है। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलहने और अपुआ तउन टिकस ले के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाएगा। फिर उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साजा। मतलब इन शॉर्ट लोगों की आम जो लोग होते हैं वो किस तरह की बातें करते हैं उन सबको बताया है कि किसी न किसी को टिप्पणी देना ज़रूरी है और वो देते ही हैं चाहे कुछ भी कहो, तो उनके बारे में बताया है। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वही उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी वह सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। ठीक है, एक मिनट। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा हुआ, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस डुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि डुलाई के मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अच्छा, तो आप अभी तक क्या समझे कि जो लड़की जो रोने लगी थी, किसी का वेट कर रही थी, वो कौन था? वो वही उनका दोस्त था, जो कि उनके साथ आज की भाषा में कहे तो प्रैंक चल रहा था इस कहानी में अब तक। तो अब वो प्रैंक समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना फेस दिखा दिया। ठीक है, अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तो मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय के तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। मतलब जो
और जो रो रही थी, जो बैठी थी, जो किसी का वेट कर रही थी, एक्चुअली उसकी दोस्त की वाइफ थी, बहू थी वो, ठीक है। तुम जब मुगलसराय में के लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जेब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ सो माफ़ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत तंग हुई। तुमने तो उसे नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर लेता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसों में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आवे। दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ओके, तो हमारी यहाँ जो है ख़त्म होती है, लास्ट है। इसके आपको नोट्स याद से बनाने हैं, ठीक है। और जो स्टेशन के नाम इसमें आए हैं वो भी आपको लिखने होंगे, ताकि एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाता है तो वो भी लिखना पड़ेगा। सीता की जो उम्र है 10 वर्ष, वो भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, नीट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी मेक श्योर हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। और ऐसी ही नोट्स बनानी है कि हमें एक बार देखने से रिमाइंडर मिल जाए और दोबारा से किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े।